नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान के इतिहास में पहली बार राजस्थान पशुपालन विभाग के द्वारा 6000 पदों पर पशु परिचर के तौर पे एक भर्ती की जा रही है। भर्ती को संपादित करने का कार्य राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इसको संपादित किया जाएगा। बात करने वाली इस क्लास के दौरान कि लगभग 6000 पदों पे भर्ती संपादित की जाने वाली है। मात्र 10वीं पास के विद्यार्थी भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और अपना भाग्य आजमा सकते हैं। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इसकी जो विज्ञप्ति जो निकली है उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके जो फॉर्म है उसकी डेट ऑफ सबमिशन कब से कब तक रहेगी, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, इसके बारे में इस क्लास के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं तो मात्र 10वीं पास विद्यार्थी भी इसमें भाग ले सकता है, या कह सकते हैं कि 10वीं से लेकर के एमए, बीए, बीएड, पीजी, नेट जितने भी आपने योग्यता अर्जित जो कर रखी है आपने, उसके सारे के सारे विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। दूसरी बार की बात करें तो पाठ्यक्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भर्ती परीक्षा ही 10th पास की है तो सिलेबस की 10th भी के आसपास का ही होगा, या कह सकते हैं इसके अंदर सामान्य ज्ञान विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बात करने वाले हैं इसके अलावा आवेदन की तिथि 13 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के मध्य इसके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। लगभग 6000 पदों पे भर्ती आयोजित की जाने वाली है। अब मैं आपको अगली स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा कि इसके लिए पशु परिचर जिसके नाम से भर्ती आयोजित की जा रही है 5281 पद नॉन टीएसपी के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि टीएसपी के लिए 650 लगभग 650 पदों पे टीएसपी के लिए ये भर्ती परीक्षा भी आयोजित की जाने वाली है। जबकि अगर इसका ग्रांड टोटल करते हैं तो 5934 पदों पे भर्ती आयोजित की जाने वाली है। मैं अगली वाली स्लाइड के माध्यम से आपको यह बताने वाला हूं कि इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है और कौन से विषयों को ज्यादा वेटेज मिलने वाला है, या कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री का जो सब्जेक्ट होता है उसको कितना वेटेज दिया गया है। जबकि राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में भी विस्तृत प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसका भार या कह सकते हैं उसका भारांक कितना रहने वाला है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए बात करें यहां पे तो इसके दो पेपर होंगे, कह सकते हैं कि भाग ए और भाग 2। 3 घंटे का समय होगा। 3 घंटे के दौरान 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 105 प्रश्न राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछे जाएंगे, जबकि 45 प्रश्न आपके एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से, या कह सकते हैं कि पशुपालन विभाग के द्वारा या पशुओं से संबंधित जितनी भी प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, रोग हैं, उनके निदान है, इसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन सी ऐसी फ्लैगशिप योजनाओं को इसमें संचालित किया जा रहा है, उसके बारे में भी आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो भारांक का मैंने आपको बता दिया कि 105 और 45 कह सकते हैं कि 150 प्रश्न होंगे, और 150 प्रश्नों का जो अंक होगा, जो भारांक होगा, बिल्कुल एक एक का होगा। अगर बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग, 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए, एनिमल हस्बेंड्री के तौर पे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान की अगर बात करते हैं तो इसके बारे में भी मैं आपको विस्तृत अभी मैं बताने वाला हूं। चलिए देख पा रहे हैं आपकी विस्तृत अगर सिलेबस की बात करें तो 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, और नेगेटिव मार्क की बात करने वाले हैं तो 1/4 आपके जो ऋणात्मक मार्क्स भी इसमें काटे जाएंगे। अब देखिए आप पार्ट ए के अंदर 105 सवाल पूछे जा रहे हैं और उन्हीं का एक एक नंबर दिया जा रहा है, कह सकते हैं 105 नंबरों का ही पेपर होने वाला है। जबकि दूसरा पार्ट बी जो है वो 45 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, जिसको कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जिसको पशुपालन विभाग से संबंधित जितने भी आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इससे संबंधित होंगे, और प्रश्नों की जो संख्या है वो रहने वाली है सिर्फ 45, तो कह सकते हैं। लेकिन एक बाध्यता कर दी है, मैं बताने वाला हूं कि 40% अगर आपने किसी भी भाग ए कह सकते हैं या भाग बी के अंदर आप नहीं लेके आते हैं तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, या कह सकते हैं आपका दूसरा पेपर ही चेक नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखें, आपको दोनों के अंदर न्यूनतम 40 जो मार्क्स हैं वो तो आपको लाने ही हैं। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर सब्जेक्ट की बात करें तो 7 सब्जेक्टों को शामिल किया गया पार्ट ए के अंदर, और पार्ट ए के अंदर मैथ्स भी होगी, साइंस भी होगी। इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे करते हैं बात। मैथ्स भी पूछे जाएंगे सवाल, जनरल साइंस के बारे में मात्र 10वीं कह सकते हैं कि सामान्य ज्ञान से संबंधित, सामान्य विज्ञान से संबंधित, सामान्य गणित के जो सवाल है वो मात्र 10वीं तक का जो स्टैंडर्ड होगा वहीं से सवाल आपसे पूछे जाने लगे। चलिए राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर, नदियां
और कल्ट आपने जो है आर्ट और कल्चर और जनरल जो सोशल जो स्टडीज है उसके बारे में भी आपसे सवाल पूछे जाने की संभावना है। बात करते हैं सबसे लास्ट वाले एस्पेक्ट की कि राजस्थान का करंट अफेयर। सबसे ज्यादा वेटेज तो राजस्थान करंट अफेयर को ही दिया जाएगा, लेकिन 2-4 प्रश्न अगर आप ये कह सकते हैं 1-2 प्रश्न आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर देखने को मिल जाएं तो आपको अचंभा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सारे के सारे जो 7 सब्जेक्ट हैं वहां से आपसे सवाल पूछे जाने वाले हैं, जबकि बात करने वाले हैं एक सब्जेक्ट जिसका भारांक जो है वो 45 है। कह सकते हैं कि 45 अंकों का ये पेपर होगा और उसके अंदर 40% आपको अंक लाने होंगे और 40% इसके जो अंक होते हैं तो होंगे 18। कह सकते हैं कि 18 तो आपको प्रश्न इसमें से करने ही पड़ेंगे, तब जाकर के आप इसमें से पास हो पाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। 13 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के मध्य फॉर्म भरे जाने वाले हैं। परीक्षा की आयोजन की तिथि के बारे में हम एक संभावित कह सकते हैं कि समय क्या रहने वाला है, सरकार के लिए कौन सी चीज मुफीद रहने वाली है, तो बात कर सकते हैं कि अप्रैल, मई और जून, कह सकते हैं कि 3 महीनों के अंदर जब राजस्थान सरकार के आसपास ऐसा कोई स्लैब जब खाली मिलेगा तब ये भर्ती परीक्षा आयोजित हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैथ्स के दौरान जैसा हम देख पा रहे हैं या देखते हैं कि 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपसे गणित में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं या इसका जो सिलेबस है वो क्या रहता है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स रहते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के बारे में। आपको पता है सरलीकरण है, आयु आधारित प्रश्न होंगे, औसत होगा, ज्यामिति होगा, प्रतिशत होगा, क्षेत्रमति होगी, अनुपात समानुपात के बारे में हम जानते हैं, अंक गणित होगी, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, गति होगी, दूरी होगी, संख्या पद्धति होगी, समय होगा, कार्य होगा और त्रिभुज होगा। ये सारे के सारे 10th स्टैंडर्ड के आपसे पूछे जाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं साइंस की। जैसा साइंस के अंदर 10th के अंदर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है वही सवाल आपसे यहां पूछे जाने वाले हैं। कोशिका है, पोषक पदार्थ है, गुरुत्वाकर्षण बल है, मानव रोग है, ईंधन है, सूचना प्रौद्योगिकी है। इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे सब्जेक्ट आप इस स्लाइड के माध्यम से जो देख रहे हैं वही सवाल आपको सामान्य विज्ञान के तौर पे, विकल्प के तौर पे आपसे पूछे जाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री की। राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में 10th स्टैंडर्ड तक के जितने भी अध्याय इसके अंदर जो शामिल किए गए हैं वहीं से सवाल पूछे जाने वाले हैं। प्लस 2 तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। और उसके अंदर सामान्य के राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। चौहान वंश, अजमेर, रणथंभौर और जालोरवाड़ा, गुजर प्रतिहार, गुहिल वंश, राठौर वंश, कछावा वंश और राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में पूरा हुआ था उसके अंदर कौन कौन से गठन के अंदर कौन कौन सी दिक्कतें, या कह सकते हैं कि उनको कौन कौन से नामों से उनको अंगीकृत किया गया था, कौन से प्रधानमंत्री बने थे और कौन इसके जो है वो राज प्रमुख बने थे, इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सब हम पढ़ते ही हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंदर जितनी स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़ करके जो भाग लिया था और उसमें विशेषकर महिलाओं का योगदान जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। सवाल वहां से भी पूछे जाएंगे आपसे। इसके अलावा राजस्थान में किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन के बारे में भी बात करी जाएगी। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति या कह सकते हैं प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में भी आपसे सवाल पूछे जाने की संभावनाएं बन रही हैं। अब बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के बारे में वही सारी चीजें हैं कि राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी या पूर्वी से पश्चिमी के बीच में कितनी दूरी है। हालांकि अभी जिलों का जो चीजें हैं वो भौगोलिक चीजें काफी चेंज हो गई हैं, सवाल वहां से भी बनने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान का भौतिक स्वरूप, स्थिति और विस्तार, राजस्थान की जलवायु, नदियां, मिट्टियां और झीलें, राजस्थान की पशु संपदा और डेयरी के विकास। पशु संपदा का तो मतलब ही ये भर्ती उसी की है और उसके डेयरी विकास के बारे में भी आपसे सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा बन रही है। इसके अलावा राजस्थान का पर्यटन है, वनस्पति है, राजस्थान की सिंचाई योजना है, नदियां हैं, झीलें हैं। इसके अलावा परिवहन और राज्य की प्रमुख जो योजनाएं जिसको कह सकते हैं फ्लैगशिप स्कीम जो राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही के दौरान संचालित की गई थी वो भी यहां से पूछे जाने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा बन रही है। चलिए बात करते हैं राजस्थान के आर्ट और कल्चर के बारे में। हम सब लोग पहले से पढ़ रहे हैं, सारे जो विद्यार्थी हैं वो सारे विद्यार्थी ऑलरेडी पहले भर्ती परीक्षाएं जो जितनी जो चल रही हैं उसमें भाग ले ही रहे हैं, तो उनके लिए ये कोई नई चीज नहीं है। राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण, देवता और देवियां, संत और संप्रदाय, हस्तशिल्प कला, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, राजस्थानी साहित्य, राजस्थान के किले, महल और छतरियां, चित्रकला, स्थापत्य कला, राजस्थान की भाषा और बोलियां, रीति रिवाज, पर्व, त्योहार और मेले, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां जो टीएसपी एरिया के अंदर जो निवास करती हैं वहां से भी सवाल
पूछे जा सकते हैं, उनका रहन सहन, उनके त्योहार, उनके मेले या उनकी कुप्रथाओं के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये सारा का सारा भारांक कह सकते हैं कि ये पूरा का जो भारांक है वो है 140, पूरा का पूरा जो है वो 150 का है। 150 के अंदर 105 यहां से पूछे जाने वाले हैं, जबकि 45 ये, और ग्रांड टोटल हो जाता है इसका 150। चूंकि 150 ही तो प्रश्न है और जबकि 150 ही आपको उसके क्या देने हैं, मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये 150 नंबरों का ये पेपर है, 3 घंटे का पेपर होने वाला है, 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब बात करने वाले भाग ब की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर 45 प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे और अगर आप 18 नंबर नहीं ले पाए तो भले ही आप 105 में से 105 ले आए, आपका दूसरा पेपर अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एग्जाम से, स्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। इसलिए वेटेज आपको यहां पे भी देना है। इतनी कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि चीजें कौन सी पूछी जाने वाली हैं। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर से कौन से सवाल आपसे बन सकते हैं। हमने वो चीज पूरी तैयारी करी है कि आपको बताया जा सके इस लेक्चर के माध्यम से, और आपको कोई भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, ना कोई तकलीफ हो, और आप उसी अध्याय को जाकर के पढ़ें जो आपके सिलेबस से संबंधित है। तो चलिए बात करने वाले हैं प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लों के बारे में। एनसीईआरटी के कक्षा 12th के अंदर चैप्टर नंबर 13 के अंदर जो इसका उल्लेख किया गया है। चूंकि एनिमल हस्बेंड्री है यहाँ पे और सवाल पूछे जाएंगे यहाँ से, और 10वीं तक नस्लों के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कहीं पे भी ऐसा पढ़ा नहीं जाता, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की +2 की किताब को पढ़ना ही होगा। उसके अंदर चैप्टर की बात करने वाले हैं तो 13वां चैप्टर है क्लास 12th का एनसीईआरटी का, वहां से आप सवाल ही पढ़ेंगे। इसके अलावा बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, संकर प्रजनन, इसके अलावा स्वच्छ दूध का जो उत्पादन है वो एनसीईआरटी के 12th का सिलेबस है, 12th का ही पूछा जा रहा है। चैप्टर नंबर 15 से यहां से इसको कवर किया गया है। इसके अलावा दुग्ध दोहन, दुग्ध स्वप्न काल, एनसीईआरटी का चैप्टर 15 में, दोनों में इसको सम्मिलित किया गया। संतुलित पशु आहार, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 क्लास +2 तक का जो एग्रीकल्चर का है। इसके अलावा पशु कुक्कुट प्रबंधन एनसीईआरटी 12th का है। इसके अलावा जैव अपशिष्टों का उदाहरण है। इसके अलावा चारागाह का विकास है, चारागाह फसलें, ऊन कतरन है, और ऊन, मांस, दूध, अंडों तथा देश में राज्य में उत्पादन के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है। अगर बात करें कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा, अगर भारत की बात करें तो दुग्ध उत्पादन के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान अपना रखता है। चलिए इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं कि स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान कैसे करी जाती है, कौन कौन से उसमें लक्षण होते हैं, और हाल ही के दौरान कोरोना काल के बाद में एक लंपी जो बीमारी आई थी, जो गायों के लिए विशेष आई थी, उसके लिए कौन कौन से लक्षण थे और उनके लिए कौन कौन से टीके इजाद किए गए थे। हालांकि पशुधन की भारी हानि हुई थी, तो यहां से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पशुओं में टीकाकरण के बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है। प्रति पशु की दूध उत्पादकता औसत देखा जाए तो एक पशु कितना औसत दूध देता है, इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछे जाने की संभावना है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14, हम आपको ये सारी डिटेल्स इसलिए बता रहे हैं कि विद्यार्थियों को कम से कम भ्रम की स्थिति पैदा हो, बच्चे कहां से सवालों के जवाब को जाने, उनको ढूंढे। तो हम आपके सामने बता रहे हैं कि एनसीईआरटी के +2 के जितने चैप्टर्स हैं वहां से हमने इसको कवर किया है। इसके अलावा प्रति पशु की उत्पादकता के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 15 में पशुओं में अंतः बाह्य परजीवी जो रोग लगते हैं उनके बारे में भी बात हो रही है। और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 18, यहां से भी जो है भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य का जो कैलेंडर है उसके बारे में भी चर्चा यहां पे की गई है। तो आप यहां से सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता कितनी है, कि राजस्थान के अंदर कितने अंडे उत्पादित किए जाते हैं, जिसके अनुसार अगर जनसंख्या के हिसाब से उनको अगर औसत मिलाया जाए तो एक व्यक्ति के पास में उपभोग करने के लिए कितने अंडे आपके पास आते हैं, या दूध या मांस की जो है इसमें उपलब्धता के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। गोबर, मूत्र और अवशिष्टों का जो अपन अम्लून करते हैं या कह सकते हैं उसका जो निष्पादन करते हैं वो कैसे किया जाएगा। पशुधन का विपणन कैसे किया जाएगा, पशु मेले कौन कौन से भरते हैं, और इसके अलावा पशुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए आपको कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी, इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछे जाने की संभावना है। कह सकते हैं कि जितनी भी सारी जो योजनाएं, पशु बीमा योजना के बारे में, पशु क्रय से समय रखी जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी ऐसी चीजों को देख करके आप किसी पशु की उसकी स्वस्थ स्थिति के बारे में आप पता लगा सकते हैं, ऐसी मैनुअल जानकारी भी आपसे पूछी जाने की संभावना ज्यादा बन रही है। तो ये सिलेबस, इस सिलेबस के अंदर 45 अंक होंगे और 45 ही प्रश्न होंगे। तो ये सारा मैंने इस
क्लास के दौरान बताया कि इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, और इसका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है, और आपकी योग्यता क्या रहने वाली है। अब चलिए बात करते हैं कि साहब आपने सब कुछ तो बता दिया, अब हमारे को ये भी बता दीजिए आप कि इसका मासिक वेतन कितना होगा। मैं बताने वाला हूं आपको सबसे अंत में कि इसका मासिक वेतन कितना रहने वाला है। तो मासिक वेतन की बात करें तो एक तो होता है परिवीक्षा काल, जिसको कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो परिवीक्षा जो काल है उसके अंदर आपकी जो मासिक वेतन रहेगा वो रहेगा 12,400 12,400 के आसपास आपको वहां पे मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपने पूरा का पूरा परिवीक्षा काल जिसको कह सकते हैं वो अगर आपने पूर्ण कर लिया हो तो 25,560 रुपए के आसपास आपको मासिक वेतन मिलता है। और यही आप लंबी सर्विस करते हैं तो ये जो है दिनों दिन आपका डीएटीए के तौर पे अगर करके, और जो है बहुत बड़ी धनराशि, आप यहां से ज्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन अपना आप जो है जीवन यापन कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं आपके साथ कि इसका कार्य क्या होता है। आप ये पूछेंगे कि इसका पशु परिचर का सब कार्य क्या होता है। पशु परिचर का कार्य ये होता है कि जो जितने भी जो जीएनएम किए हुए जो लोग हैं या कह सकते हैं जो पशुओं के जो डॉक्टर हैं उनको आपको असिस्ट करना है। सिर्फ उनकी क्या करनी है, आपने उनको सहायता करनी है। सहायता के लिए क्या करना है कि कोई पशु बीमार होकर के जब एनिमल जो अपना ट्रीटमेंट जहां पे होता है हॉस्पिटल में जब आता है और डॉक्टर उसको सारी चीजें प्रिस्क्रिप्शन जब लिख देते हैं और उसके अलावा पशु जो है वो आपकी देख रेख में जब वहां पे छोड़ा जाता है, वही काम आपको यहाँ पे परिचर के तौर पे करना होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि साहब इसका टाइमिंग क्या रहेगा, आपकी जो ड्यूटी है उसका टाइमिंग क्या रहेगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि 9 से 3 मात्र 6 घंटे की ड्यूटी है। 6 घंटे की ड्यूटी के दौरान आप लगभग 25,000 रुपए कमा रहे हैं और सरकारी नौकरी आपके पास में। और अभी तो हाल ही के दौरान राजस्थान सरकार ने ओपीएस जिसको कह सकते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू कर दिया गया है। तो आप मैं कह सकते हैं कि आप इस भर्ती परीक्षा के बाद आपका चयन होने के बाद आप रुके नहीं, लेकिन अगर आपको एक आर्थिक सशक्तिकरण चाहिए या कह सकते हैं आर्थिक सुरक्षा चाहिए, वहां से आप 6 घंटों के बाद अपनी और उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए और अन्य भर्ती परीक्षाओं में भाग लें, वहां पे भी आप चयनित हो। इसके लिए आपको अगर एक बेंचमार्क चाहिए, एक सीढ़ी चाहिए, तो इस भर्ती से बेस्ट कोई भर्ती नहीं है। सामान्य सा सिलेबस है, सब लोग बीए एमए ग्रेजुएशन करने के बाद ही भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने मात्र 10th पास और 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के उम्र के विद्यार्थियों को यह सुविधा प्रदान की है और लगभग 6,000 पदों पर यह भर्ती आयोजित की जाने वाली है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस लेक्चर के दौरान बताई। प्रकाश एजुकेशन अब हब का पूरा प्रयास रहेगा कि जब तक परीक्षा आयोजित नहीं हो जाती तब तक हम कंटेंट वाइज, सिलेबस वाइज आपके लिए क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट संचालित करने वाले हैं। इसलिए बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में प्रकाश एजुकेशन हब जो है वो बहुत बड़ा योगदान आपको देने वाला है। जय हिंद, जय भारत।